Hello students, welcome to Inspire classes and a very good morning to all of you. Today I will start the chapter 1 of your economic books. The name of lesson is development. Okay. Now look at the lesson. There are many topics. First topic is what development promises. Okay. Different people डिफरेंट गोल्स. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि डेवलपमेंट होता क्या है. व्हाट इज डेवलपमेंट. डेवलपमेंट कैसे होते हैं, किसी भी कंट्री को कैसे हम लोग डेवलप करते हैं, किसी भी कंट्री को कैसे हम लोग डेवलपिंग करते हैं, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो डेवलपमेंट का हिंदी होता है विकास. विकास कैसे आता है, तो जनरल सी बात है, विकास कोई एक चीज़ से नहीं आता है. अगर हमारा इनकम बढ़ जाए या फिर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाए या फिर कोई एक पार्टिकुलर चीज़ इंक्रीज कर जाता है तो उसे हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ फर्स्ट टॉपिक दिया है डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. इसका पूरा लेसन जो है इसी टॉपिक पर बेस्ड है. डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स मीन्स दैट कि अलग लोगों के पास अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स है. ठीक है, कोई कहता है कि हमें बेरोज़गार हैं तो हम जो है उन्हें रोज़गार चाहिए, किसी को अच्छा एजुकेशन चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए. तो अलग अलग टाइप के मोटिव्स हैं सबके डेवलपमेंट के लिए. तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि विच डेवलपमेंट गोल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, मतलब कौन सा ऐसा जो है गोल जो होता है वो डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा अनिवार्य हो सकता है, कैसे वो ज़्यादा वो उसको हम लोग ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं. ठीक है, तो इसमें है देखिए बहुत सा एक कॉलम बना हुआ है, उस पर देखिएगा आप लोग कि मेनी टाइप्स ऑफ क्लासेस के बारे में बताया है. फर्स्ट ऑफ ऑल लैंडलेस रूरल लेबर, मतलब ग्रामीण क्षेत्र का एक जो है बेरोजगार व्यक्ति या फिर उसकी अपनी ज़मीन भी नहीं है तो उसे क्या चाहिए डेवलपमेंट के लिए, तो उसका डेवलपमेंट गोल है फॉर एग्जांपल लैंडलेस रूरल लेबर. इसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या आता है, आप लोग उसमें पढ़ रहे होंगे कि उसे जो है एक बेटर कंडीशन चाहिए, रेगुलर वेजेस चाहिए यानी डेली वेजेस उसको चाहिए उसके लिए. ओके, आफ्टर डेट उसके अपने बच्चों के लिए एजुकेशन चाहिए. ठीक है, तो इसके लिए डेवलपमेंट गोल ये है. फिर एक पंजाब का जो है एक फार्मर है. ओके, उसके लिए डेवलपमेंट गोल क्या है, तो उसे जो है एक बेटर इनकम चाहिए, बेटर इनकम और प्रॉफिट फॉर हिज प्रोड्यूस, मतलब उससे जो उसका फसल हुआ है उसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनकम, अच्छा डेवलपमेंट या फिर जो है अच्छा उसके लिए अच्छा प्रॉफिट चाहिए. ओके, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों का राय है डेवलपमेंट के लिए. उसी तरह से एक जो है बॉय जो है रिच फैमिली से क्या चाहिए उसे, एक गर्ल को क्या चाहिए, तो गर्ल को चाहिए कि उसको जो है अपने भाई की तरह भी आज़ादी मिले, उसे आज़ादी मिले कि वो भी अपने भाई की तरह बाहर घूम सके, कहीं भी जा सके, कितने भी रात को आ सके. तो ये सब उसके लिए डेवलपमेंट है. इसमें अलग अलग कॉलम दिए गए हैं, आप लोग इसको अलग अलग फिलअप भी करना है आप लोगों को. तो यहाँ पर एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ जस्ट है कि मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मुझे एम्प्लॉयमेंट चाहिए. ओके, कोई कहता है कि मुझे एजुकेशन चाहिए, किसी को सिक्योरिटी चाहिए, किसी को इनकम चाहिए, किसी को फ्री ट्रेड चाहिए, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. तो मीन्स दैट कि डेवलपमेंट जो है सिर्फ एक किसी पार्टिकुलर चीज़ को हम लोग लाते हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता है। दैट्स वाई डेवलपमेंट को हम लिख सकते हैं कि इट इज
मिक्स ऑफ गोल्स। ओके, तो डेवलपमेंट जो है मिक्स ऑफ गोल्स है, यानी किसी एक चीज़ों पे नहीं, हमें सारी चीज़ों को जो है ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज़ का एक अपना इम्पोर्टेंस है, हर चीज़ का एक अपना मोटिव्स है, तो इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। नोट करना है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, पूरी तरह से जैसे मैंने बताया कि एक गर्ल को क्या चाहिए, तो गर्ल को चाहिए कि उसे भी जो है फ्रीडम मिले, उसे भी अपने भाई की तरह। वो भी चाहती है कि उसका भाई जो उसके साथ घर में आके उसका घर का काम का हेल्प करे। ये सब जो है सब चीज़ डेवलपमेंट पे है। ओके, तो इसमें एक चीज़ दिया हुआ है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स एंड टू what may be development for one may not be development for others, it may be even be destructive for the others। मतलब कहने का है कि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग गोल्स है, यानी अलग अलग लोगों के पास अलग अलग गोल्स है। जैसे मैंने यहाँ 6 एग्जाम्पल लिए, तो 6 पीपुल के यहाँ पे 6 एग्जाम्पल्स है। ओके, तो ये लोग को 6 पर्सन है, तो सबको अलग अलग चीज़ चाहिए। और जो ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है वो अगले के हिसाब से भी डेवलपमेंट है। मेरे हिसाब से डेवलपमेंट है ए, अगले के हिसाब से होगा बी, उसके साथ अगले के सी, डी। यानी जो डेवलपमेंट गोल्स है काफ़ी वैरी करते हैं, काफ़ी इनमें वेरिएशन है। ठीक है ना। ओके, टॉपिक 1 क्लोज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर गोल्स। ध्यान देते हैं इस पर। सेकेंड टॉपिक इज इनकम एंड अदर गोल्स। ओके, स्टार्ट करते हैं इनकम एंड अदर गोल्स को अंदर। ठीक है, तो इनकम ये जो है बहुत ही एक मेन कैरेक्टर है, मेन फैक्टर है कि किसी भी चीज़ को हम लोग इनकम के जरिए डेवलप मानते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके क्लास में कोई बच्चा जो है काफ़ी रिच है, जिसके पास 10 गाड़ियाँ हों, बड़ा घर हो, तो जनरली से हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि नहीं यार वो डेवलप्ड है। बट ऐसा कुछ नहीं है। इनकम इज़ नॉट ओनली फैक्टर बाय विच वी कैन एज्यूम या एज्यूमशन और इज डेवलपमेंट। देन लुक, अगर मैं खुद भी हूँ तो मेरे पास अगर मैंने कोई सामान प्रोड्यूस किया 100 रुपीज़ लगाकर, तो मैं कभी भी उसे नहीं चाहूँगा कि 80 रुपीज़ में मुझे उसे सोल्ड करना है। मैं कभी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे पास लॉस हो जाएगा। मैं चाहूँगा कि वो मेरा जो 100 रुपीज़ का सामान है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच सकें। ओके, यानी हमारे पास ग्रेटर प्रॉफिट होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर इनकम भी होगा। ठीक है ना। तो ग्रेटर प्रॉफिट ग्रेटर इनकम तो ज़रूरी है। तो ये क्या है, इनकम क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया? नहीं, इट इज जस्ट अ मटेरियल थिंग। ये क्या है, एक मटेरियल थिंग है बाय विच वी ओनली कैन बाई आवर मटेरियल नीड्स, जिससे हम सिर्फ अपने मटेरियल ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें बेड चाहिए, बेड ले सकते हैं, कोई भी चीज़ जो मिलता है उसे हम लोग खरीद सकते हैं। ओके, और दूसरी बात है कि इनकम जो है वो हर चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक जॉब आपको काफ़ी दूर मिल रहा है और एक जॉब जो है आपको नज़दीक में मिल रहा है। आपको बेंगलोर में एक जॉब मिल रहा है और एक पटना में आपको जॉब मिल रहा है। ठीक है, अपने प्लेस के हिसाब से आप लोग दूरी तय कर सकते हैं। हमारे हिसाब से पटना नज़दीक है, बेंगलोर काफ़ी दूर है। ओके, तो जॉब मिलने से पहले हम लोग क्या क्या क्लासीफाई करते हैं कि वहाँ कैसा काम का कंडीशन है,
जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, वर्किंग आवर्स कितना है, ये सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। बेंगलोर में मुझे 50,000 रुपीज़ पे कर रहा है, ठीक है, एक अच्छा इनकम है, बट वहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आफ्टर डेट आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। उसके बाद अनलिमिटेड टाइम वर्किंग आवर है। ओके, तो ये सब चीज़ वहाँ नहीं मिल रहा है, बट पटना में आपको 35,000 पे कर रहा है, जॉब सिक्योरिटी दे रहा है। उसके बाद आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। थर्ड है कि लिमिटेड टाइम आवर है उसके पास, मतलब 8 आवर्स का काम करना है, लिमिटेड वर्किंग आवर्स, 8 आवर्स काम करना है। तो कहाँ हम काम करना पसंद करेंगे? कुछ लोग का होगा कि 50,000 ज़्यादा पैसा है, बट हमारा अगर रियल डेवलपमेंट होगा तो इस कंडीशन में होगा। कंडीशन ए है और ये कंडीशन बी, हमारे कंडीशन बी में हम डेवलप्ड करेंगे, सिक्योर रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमें यहाँ जॉब सिक्योरिटी मिल रही है, और ये जो बेंगलोर का वर्क है हमें कभी भी निकाल सकता है। तो डेवलप्ड हम यहाँ करेंगे। कुछ लोगों का जवाब होगा कि हम लोग बेंगलोर में काम करना पसंद करेंगे, ग्रेटर इनकम है, बट वहाँ पे ग्रेटर इनकम के साथ साथ ग्रेटर जो है आपका जॉब सिक्योरिटी या फिर फैमिली कंडीशन या फिर अनलिमिटेड वर्किंग आवर, ये सब कुछ नहीं दे रहा है, तो वो डेवलपमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है दिया हुआ है आपके बुक में कि अगर वुमेन जो है, ठीक है, पेड वर्क करती है, पेड वर्क करने का मतलब बाहर में जो काम करती हैं जिनकी वजह से उन्हें पेमेंट मिलता है या पैसा मिलता है, उसको लोग पेड वर्क करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या होता है कि अगर वो बाहर में काम करते हैं तो पहले जो है उसका सोशल स्टेटस काफ़ी बढ़ता है, ओके, और लोग जो है उसका समाज में इज्जत भी देते हैं, और दूसरी बात है कि घर में भी उसका काफ़ी सम्मान बढ़ता है, लोग उसके साथ हाउस होल्ड कोर्स को शेयर करना पसंद करते हैं, उसको सपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो इनकम तो आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट उसको दिया जा रहा है, ठीक है ना, जिसकी वजह से वो बाहर में आउटसाइड वर्क वो करने के लिए कैपेबल है। अगर सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं होता, सिर्फ इनकम दिया जाता, तो वो बाहर में कभी भी काम नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ साफ पता चल रहा है कि सिक्योर इन्वायरमेंट है तब वो बाहर में काम करे, तब उसके पास इनकम है। सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं रहता तो उसके पास इनकम नहीं होता। दैट्स वाई इनकम इज नॉट ओनली फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट। ओके, चलिए एक और है, थर्ड टॉपिक हम ध्यान देते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। ओके, ठीक है ना। नेशनल डेवलपमेंट पे हम लोग अब बात करते हैं, डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो जैसे हम लोग अभी डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस किए कि डेवलपमेंट कैसे आता है, सेम फीचर्स है कि नेशनल डेवलपमेंट भी क्या है, ठीक ना। उसके लिए भी लोगों का आंसर काफ़ी चेंज होगा। अगर हम अपने क्लास में ही पूछे, आप अपने क्लास में पूछते हैं, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट आंसर। अलग अलग विद्यार्थियों के पास, अलग अलग बच्चों के पास अलग अलग आंसर होगा। कोई कहेगा लिटरेसी रेट इंक्रीज होना चाहिए, कोई कहेगा सिक्योरिटी अबाउट गर्ल्स होना चाहिए, कोई कहेगा फ्री ट्रेड, कोई कहेगा एम्प्लॉयमेंट, तो मैनी अदर्स थिंग। अलग अलग टॉपिक इस पे निकलेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो हमारे लिए डेवलपमेंट हो वो किसी और के लिए डेवलपमेंट हो, ठीक है। इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे कि देश के डेवलपमेंट के लिए जो होता है ये कन्फ्लिक्टिंग नोशन है। कन्फ्लिक्टिंग नोशन करने का मतलब हमारा जो मोटिव्स है, हमारा जो सोच है, हमारा जो व्यूज है, वो दूसरा का नहीं हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। हमारा ए है तो उसका बी हो सकता है। ओके, तो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है, हमें बस एक मेन कैटेगरी निकालना है, ठीक है ना। हमारे लिए नेशनल डेवलपमेंट के लिए सब चीज़ ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट ज़रूरी है,
ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, फिर आपका सिक्योरिटी जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, फिफ्थ में आपका हो गया एजुकेशन जरूरी है, आज एक नया चीज़ हो गया टेक्नोलॉजी जरूरी है, इसमें आईटी टेक्नोलॉजी भी आप लोग जोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो है मतलब और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो कि पूरे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नेशनल डेवलपमेंट के लिए हमें हर चीज़ को करना होगा, नेशनल डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए लोगों के पास। हर चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देंगे तब जाके नेशनल डेवलपमेंट आएगा। यानी कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कर दिए और एजुकेशन कम कर दिए तो आने वाले 10 साल में क्या होगा, डेवलपमेंट जो है पूरी तरह से घट जाएगा। तो इक्वली इंपॉर्टेंस देना जरूरी है सारी चीज़ों को, तभी जाके डेवलपमेंट हो सकता है। एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, आप लोग उसको देख लेंगे। अब है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। ओके, आपको ऊपर में नोट करना है तो नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो नोट आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। कैसे हम लोग किसी कंट्रीज को डेवलप्ड कहते हैं और कैसे किसी कंट्री को डेवलपिंग करते हैं। मैंने एक क्वेश्चन शुरुआत में ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए, जनरली अगर हम क्लास में एक ओवरऑल स्टूडेंट की बात करें, बेस्ट स्टूडेंट या फिर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात करते हैं, तो एक बच्चे में सब क्वालिटी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम किस किस कैटेगरी पे देखेंगे। सबसे पहले उसके हम रीडिंग कैपेसिटी को देखेंगे, सेकेंड में हम लोग उसका राइटिंग देखेंगे। ओके, उसका फिर हम लोग ओवरऑल यूनिफॉर्म भी देखते हैं, मार्क्स देखते हैं, उसका परसेंटेज मार्क्स, फिर है हम लोग उसका स्पोर्ट्स देखते हैं, फिर डिबेट देखते हैं। ठीक है ना, तो जनरली बहुत सी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखते हैं। एक अगर हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट निकालना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस हम लोग देखते हैं। जनरली एक शब्दों में कहा जाता है हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस पर हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, तो एक कंट्रीज को कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक दो कैरेक्टर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स को लिया गया है, इनकम। इनकम को लिया गया है कंपेयर करने के लिए। ठीक है, देखते हैं क्यों लिया गया है, कैसे हम लोग कर सकते हैं। जनरली जिस कंट्री में ज़्यादा इनकम होता है उसे हम लोग मोर डेवलप्ड कहते हैं, और जिसमें इनकम कम होता है उसको हम लोग अंडर डेवलपमेंट कहते हैं, अंडर डेवलप्ड कंट्री वो होता है। ठीक है ना, तो कैसे उनके पास ज़्यादा इनकम है, कैसे, अभी मैंने बताया कि इनकम बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन इनकम यहाँ पर शो कर रहा है कि इनकम की वजह से ही किसी भी कंट्री को हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट कहते हैं, कि ज़्यादा वो डेवलप्ड है। ओके, टॉपिक हमारा दूसरा चल रहा है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट।
ओके, ठीक है ना। तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं? जनरली इनकम, अगर किसी भी देश का इनकम अच्छा है तो जनरली उसके पास सभी चीज़ अच्छे होंगे, ठीक है। अगर उसके पास इनकम अच्छा है तो जनरली उसके पास सभी चीज़ अच्छे होंगे, ये चीज़ हम लोग मान सकते हैं, ठीक है ना। इनकम अच्छा कैसे होगा? जब वहाँ का एक एक पर्सन एक अच्छा इनकम कमाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे देश का इनकम जो है 15,000 है, टोटल इनकम इंडिया का जो है एक टोटल इनकम जो है 15,000 है, ओके। और मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 मेंबर्स रह रहे हैं, सिर्फ इंडिया में 5 मेंबर है, मान के चलते एग्जांपल है। यहाँ पे एक आदमी का कैसे हम लोग निकालेंगे? और अमेरिका जो है वहाँ पर 25,000 जो है उसका टोटल इनकम है, और वहाँ पर भी 5 मेंबर हैं, ठीक है ना। तो कैसे हम बताएंगे कि दोनों में कैसे ज़्यादा डेवलप है? जनरली हम लोग एक एक पर्सन का इनकम निकालते हैं, तो कैसे करेंगे? जो टोटल इनकम है उसको टोटल नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड करेंगे। 15,000 बाई 5 कितना आएगा? 3,000 पर पर्सन। और इसको भी हम यहाँ करते हैं 25,000 बाई 5 आ गया 5,000। मतलब एक यहाँ पे हम लोग माना हुआ बात निकालते हैं कि इंडिया का प्रत्येक व्यक्ति जो है 3,000 रुपीज़ कमाता है पर मंथ, और अमेरिका का पर मंथ जो है एक व्यक्ति 5,000 रुपीज़ कमाता है। यानी 5,000 वो कमा रहा है तो उसके पास जो बेसिक नीड्स है ज़्यादा, हम लोग से ज़्यादा वो सक्सेस है, हर चीज़ वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर ले रहा है। हमारे यहाँ कम है, जरूरी नहीं, किसी का इसमें हो सकता है 2,500 भी हो सकता है, किसी का 1,000 भी हो सकता है, किसी का 7,000 भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें भी सेम कंडीशन हो सकता है, बट एक एवरेज इनकम हम निकालते हैं तो क्या होता है कि वेरी कर जा रहा है, डिफरेंस आ जा रहा है दोनों में, ठीक है ना। तो जहाँ का ज़्यादा एवरेज इनकम आएगा वो जो है हमसे जनरल सी बात है कि ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से निकाला गया था 2016 में कि यूएस डॉलर के हिसाब से पर एनम 12,236 पर एनम जो कंट्रीज लाता है उसे हम लोग कहते हैं रिच कंट्रीज, और जिनका इनकम 1,005 से या उससे कम होता है उसे हम लोग लो लेवल इनकम कंट्रीज कहते हैं। इंडिया जो है लो मिडिल में आता है, यानी हल्का ऊपर आता है, 1,840 पर एनम इंक्लूड करता है। इसके अलावा बहुत से और भी कंट्रीज हैं जिनको हम लोग डेवलप्ड कंट्री कह सकते हैं, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनको हम लोग अंडर डेवलप्ड कह सकते हैं। आने वाले समय में इंडिया जो है वो भी एक डेवलप्ड कंट्री जरूर हो जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से आज काम कर रहा है इंडिया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। मैं फिर उसी सेकंड एग्जांपल को रिपीट करने वाला हूँ कि इनकम जो है वो एक बेटर फैक्टर नहीं है किसी भी चीज़ को हम लोग डेवलपमेंट करने के लिए। इनकम इज़ नॉट ओनली अ बेस्ट फैक्टर फॉर डेवलपमेंट। प्रूफ करता हूँ, जैसे एक चार्ट है, जैसे हम लोग चार्ट पे फोकस करते हैं। एक चार्ट दिया है आपको, इसमें इनकम लेवल बताया है स्टेट वाइज, ठीक है। हरियाणा का, आफ्टर डेट केरला का, और सबसे नीचे बिहार का। ओके, हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है इसको मैं आपको ऊपर क्लासीफाई कर दे रहा हूँ कि जो देश का एवरेज इनकम आता है, जो एवरेज इनकम, जैसे मैंने इंडिया का 3,000 निकाला था और अमेरिका का 5,000, ये जो है उनका पर कैपिटा इनकम है पर पर्सन। ओके, तो पर कैपिटा इनकम जो है यहाँ पर एक व्यक्ति का हरियाणा में 1,62,000 समथिंग रख लेते हैं। फिर उसके बाद केरला का रख लेते हैं हम लोग 1,55,000 समथिंग रख लेते हैं, और बिहार का रख लेते हैं 36,100 समथिंग रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने से अगर इनकम हमारे पास बेस्ट फैक्टर होता तो जनरली हरियाणा ज़्यादा डेवलप्ड होता। हरियाणा इज
मोर डेवलप्ड देन बोथ, दोनों से ज़्यादा डेवलप है। ओके, तो ये चीज़ इनकम है। लेकिन एक और चार्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जिसमें जो है यही तीनों स्टेट को क्लासीफाई किया है, लेकिन उनके साथ जो है कुछ अलग अलग कैटेगरी को जोड़ लिया है। एक और चार्ट देखिए यहाँ पर, हरियाणा, केरला एंड बिहार, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके, लिटरेसी रेट, ठीक है, और नेट अटेंडेंस रेशियो, नेट अटेंडेंस रेशियो, ठीक है ना। ठीक है, 2011 का है। हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है जो है आपका 36 है, इसके बाद केरला का 12 है और बिहार का 42 है। फिर लिटरेसी रेट जो है हरियाणा का 82 है, केरला का 94 है और 62 जो है बिहार का है। और नेट अटेंडेंस रेशियो जो है हरियाणा का 61, केरला का 83 और 43 जो है आपका बिहार का है। ओके, अब चलिए देखिए मैं इस चार्ट को समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू इनकम हरियाणा इज मोर डेवलप्ड, ओके, बट दिस चार्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहने का मतलब कि प्रत्येक 100 बच्चे में से कितने बच्चे डेथ करते हैं। 100 में से यहाँ 36 बच्चे डेथ कर रहे हैं, यहाँ 12 और यहाँ 42। ओके, लिटरेसी रेट जो है हरियाणा का 82% है, केरला का 94% है और बिहार का 64। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है आपका 61 हरियाणा, 83 43, मतलब लिटरेसी रेट इसका जनरली ज़्यादा है, हरियाणा का इंक्रीज किया हुआ है। नेट अटेंडेंस रेशियो करने का मतलब प्रत्येक 100 बच्चों में से कितने बच्चे स्कूल जो है प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हरियाणा में 61, सबसे अधिक केरला में है और बिहार में सबसे कम है 43। ओके, तो अब यहाँ पे हमारा एक डायरेक्ट निकल है कि केरला इज मोर डेवलप्ड not according to income but according to infant mortality rate, literacy rate and net attendance ratio. That's why we can say that income is not only a factor by which we can compare a country is more developed or not. Okay, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि how can we classify income is not a single goal for development, then we can take this example and write your answer. Okay, understand? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार को मेहनत करने की ज़रूरत है, उसका जो है इनकम लेवल भी बढ़े और उसका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर जो है इसको ज़्यादा खोलने की ज़रूरत है। उसके बाद लिटरेसी रेट और सबसे बड़ी बात 43 है। इसी वजह से सरकारी स्कूलों में हर तरह का फैसिलिटी देने का काम कर रहा है सरकार। मिड डे मील स्कीम चलाया है सरकार। कहने का मतलब है कि दोपहर का जो भोजन होता है, ठीक है ना, वो जो होता है सरकार स्कूल में देता है, ताकि उसके वजह से ही बच्चे स्कूल में अटेंडेंस देने आए, पढ़ने आए। बट ऐसा अभी भी काम उतनी तेज़ी से नहीं हो रही है। आगे चल के ये भी जो है अपने स्थान पे आ सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग ध्यान देते हैं अब। पब्लिक फैसिलिटीज़, ओके, तो ये जनरल से हम लोग पढ़ के इसको क्लासिफाई कर ले रहे हैं आज, ठीक है। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होती है, देखिए ध्यान देते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या कहता है कि जो है ऊपर वाले एग्जांपल से बताया है कि एवरेज पर्सन जो है हरियाणा में उसका ज़्यादा इनकम है केरला की तुलना में। तो सिर्फ मनी में बताया कि मनी जो है आपके पॉकेट में वो जो है सारी चीज़ों को नहीं खरीद सकता है, ठीक है, सिर्फ एक ज़रूरत की चीज़ों को दे सकता है, लेकिन ऑल थिंग्स नहीं। पब्लिक फैसिलिटी जैसे हमें जो है समाज में बहुत चीज़ चाहिए। हमारा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मनी नहीं खरीद सकता है, ठीक है, मेडिसिन खरीद सकता है, लेकिन जो है आपको कम्युनिटी में जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ऊंच नीच का भावना, ये चीज़ मनी नहीं खरीद सकता है। तो ये सब भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में जो ऊंच नीच का भावना है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे विकास को रोकता है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ में इंसान को बहुत चीज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फिर उन्हें जो है सेम कंडीशन, मतलब सेम एक जैसा जो है उन्हें सम्मान चाहिए, इक्वल
ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये सब चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज जो है हर जगह पहले क्या था कि हमारे समाज में डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी अधिक था, छोटे भावना को लेकर, ऊंच नीच का भावना काफ़ी था हमारे यहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ देखते हैं, एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज द बेस्ट वे, ऑल्सो द चीपेस्ट वे टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। जस्ट थिंक विल इट बी चीपर टू हैव अ कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन। एग्जाम्पल दिया है कि मान लीजिए कि अच्छा सस्ता क्या रहेगा कि पूरे सोसाइटी के लिए एक हम लोग सिक्योरिटी रख लेते हैं, या फिर एक एक घर के लिए। अगर हम एक कॉलोनी में रख रहे हैं, एक एक घर को रखेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा हमारा, ठीक है। अगर सोसाइटी पूरा एक बन के ले ले तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। व्हाट इफ़ नो वन अदर देन यू, क्या होगा कि अगर आपको छोड़ा के आपके नेबर में या फिर आपके क्लास में या फिर आपके सोसाइटी में जो है आपको छोड़ा कोई पढ़ने वाला नहीं है, तो कोई जो है मतलब आप भी नहीं पढ़ पाइएगा नहीं अच्छे से पढ़ पाइएगा, ठीक है। ना ही जो है आपके पेरेंट जो है आपको अफोर्ड कर पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में सेंड करने के लिए आपको नहीं भेज पा रहे हैं। तो बहुत सारा फैक्टर होता है। गवर्नमेंट जो है आज स्कूल खोल रहे हैं, खोलने भी चाहिए, और भी फैसिलिटी जो है काफ़ी प्रोवाइड करना चाहिए। जैसे केरला का हम लोग देखें कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट काफ़ी कम है, या फिर जो है आपका लिटरेसी रेट इंक्रीज है, नेट, तो वो सब चीज़ फैक्टर वो क्रिएट किया है जिसकी वजह से उसके यहाँ इतना अच्छा व्यवस्था है। और हमारे यहाँ भी और भी ऐसे फैक्टर अब आ रहे हैं जिससे हम लोग भी डेवलप्ड हो सकते हैं, बट अभी इसमें टाइम है। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट पब्लिक फैसिलिटीज इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। लास्ट टॉपिक है इसमें आपका, थोड़ा सा एक चीज़ हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इज इट सरप्राइजिंग दैट अ स्मॉल कंट्री इन आवर नेबरहुड, श्रीलंका जो है हमारे इंडिया से काफ़ी नीचे छोटा है, बट जो है हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है वो, ठीक ना। बहुत से इम्प्रूवमेंट जो है उसमें किए गए हैं। इनकम के अलावा जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होता है, इसमें ह्यूमन मानव विकास के बारे में देखा जाता है। मानव विकास के लिए जो जनरली हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और भी चीज़ बहुत से हैं जो मानव विकास के लिए चाहिए, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। एक बेटर लिविंग कंडीशन चाहिए, एक बेटर लिवलीहुड चाहिए। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं मानव विकास के लिए ज़रूरी है, और मानव विकास करेगा तब ही देश विकास करेगा। ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में भी, सपोज फॉर द प्रेजेंट दैट पार्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप्ड, वी वुड सर्टेनली लाइक this level of development to go up further, or at least be maintained for future generation. This is obviously desirable. However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and the level of development was not sustainable. कहने का मतलब है कि हमें डेवलपमेंट, हमारे पास जो भी स्रोत है, हमें उस तरह से उसको ऐसा उसका रूटीन बनाना, ऐसा प्लान करना है कि हमारा जो है टुडे का जो नीड है, आज का जो ज़रूरत है, मुझे नीड्स जो है वो भी फुलफिल हो जाए, ठीक है। ओके, ठीक है ना। साथ ही साथ सॉरी, ओके, तो और साथ ही साथ विदाउट हार्म द एनवायरमेंट, बिना एनवायरमेंट को नुकसान किए हुए, और सबसे बड़ी बात saved for the future generation। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहते हैं, आज की ज़रूरतों को पूरा करें हम बिना इन्वायरमेंट को नुकसान किए हुए, और कुछ बचा के भी रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। साइंटिस्ट हमेशा कहते हैं सेव फ्यूल, सेव वाटर, ओके, अलग अलग, तो सेव कोल, तो ये सब चीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, और हम लोग इसको नहीं बचाएं तो ये आने वाले समय में हमारे फ्यूचर जनरेशन के हिसाब से उनके लिए बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्राउंड वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको जो है हम प्लांट या एनिमल हर कोई यूज़ करता है, हम भी लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर जो है अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ कर जाते हैं, जो देखते हैं हम लोग बेवजह ब्रश करते वक्त टैप को खोल देते हैं, छोड़ देते हैं, पानी गिरते रहता है, तो ग्राउंड वाटर जब खत्म हो जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। वो तो फिर बाद में आ भी जाएगा, बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो जो है बनने में काफ़ी समय लगते हैं, और एक बार बनने के बाद दोबारा हम उसे नहीं कर सकते हैं। तब क्या होगा, तब हमें नए रिसोर्स ढूंढने पड़ेंगे, नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग उसको सस्टेनेबिलिटी से यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फ्यूचर में भी सेव रहेगा,
थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, डेट्स ऑल।